हाँ, वेलकम एवरीवन। पार्ट 3 अपना तीसरे वीडियो में हम आते हैं फायर एंड आइस के। फायर एंड आइस का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर वगैरह हो गया। अब फायर एंड आइस के अंदर जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपके पास आरसी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसे हम कह सकते हैं आरसी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन इस पेज पे आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टैंजास विद देयर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। निम्नलिखित स्टैंजास, पंक्तियों को उनके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेन करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये फर्स्ट स्टैंजा है। देखते हैं आपको मालूम पड़ गया फर्स्ट स्टैंजा। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते ही जैसे हमने देखा फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट रेफरेंस के अंदर क्या आएगा आपको, पोएम का नाम और पोएट। तो फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस हो जाएगा। रेफरेंस के अंदर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस कंपोज बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। हमारी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से फायर एंड आइस कविता से ली गई है ये पंक्तियाँ, जिसके कंपोज़र जो है, जिसके पोएट, जिसके रचयिता जो है, रचनाकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये हमने रेफरेंस में देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता पॉइंट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रसंग। इस प्रसंग के अंदर कवि क्या कह रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं संसार का अंत आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ में। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो कि मैंने टेस्टेड, एक्सपीरियंस किया, मैंने अपने अनुभव से जो डिज़ायर के बारे में जाना है, संसार के अंदर इच्छाओं के बारे में जाना है। आई होल्ड विद दोस्त, मैं उनका पक्षधर हूँ, उनके पक्ष में खड़ा होता हूँ मैं। हु फेवर फायर, जो कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। कभी इन पंक्तियों में संसार के अंत के बारे में बात कर रहा है। मेन सटीक प्रसंग क्या आएगा, कभी इन पंक्तियों में केवल संसार के अंत के बारे में बता रहा है। फिर पॉइंट नेक्स्ट आएगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा कि हियर द पोएट टेल्स अस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे अपने संसार के अंत के बारे में बता रहा है, और संसार का अंत फायर एंड आइस से होगा। कुछ लोग कहते हैं फायर से होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा, लेकिन मैं अपने अनुभव के चलते बताता हूँ कि संसार के अंदर इच्छाएं बहुत बड़ी हुई है, और उसके चलते मैं उनका पक्ष लेता हूँ, उनके पक्ष में खड़ा होता हूँ जो संसार का अंत, विनाश का कारण फायर मानते हैं। ये एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्पेशल नोट। स्पेशल नोट के अंदर आपको क्या करेंगे, ये पोएम बिल्कुल सरल पोएम है, इसकी विशेषताएं बताना। द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज डायरेक्ट, सिंपल, फोर्सफुल, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसके ये फिगर ऑफ स्पीच का बारे में एक कर दीजिए। फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस, पोइटिक डिवाइस कौन कौन से इसमें काम में लिए गए, 4-5 उनके बारे में हो जाएगा। फिर उसके बाद राइम स्कीम के बारे में बता दीजिए। ये 3-4 पॉइंट आप लिख देते हो स्पेशल नोट के अंदर, वो आपके आंसर के लिए और अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम इसको रेफरेंस कैसे लिखते हैं वो लिख के इसके माध्यम से देखते हैं। हाँ देखिए, फर्स्ट इसका आंसर ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर क्या आया, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस। ये पंक्तियाँ फायर एंड आइस से ली गई है। कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की द्वारा रचना की गई। फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, हमारी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, हियर, यहाँ, द पोएट टेल्स अस, यहाँ कवि हमसे कहता है, हाउ द वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत कैसे होगा। ही सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ फायर, वो फायर के आइडिया का सपोर्ट करता है। जो फायर का जो विचार लिया गया वो किस लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के लिए फायर, विनाश के कारण फायर को सपोर्ट करता है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। अब एक्सप्लेनेशन की तरफ देखेंगे। एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर आपको पूरा वर्णन करना स्टैंजा के अंदर क्या। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का अंत फायर में, आग में होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि बर्फ में होगा। फिर उसके बाद कहता है कि भाई एज आई होल्ड द हिज एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के अनुसार, he hold of him, there is lot of desire in the world, संसार के अंदर बहुत सारी, ढेर सारी डिजायर, इच्छा है। इसीलिए क्या करता है, he holds the view या idea of fire for the destruction of the world।
तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या हो गया, हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, यहाँ कवि डिस्क्राइब करता है हाउ द वर्ल्ड विल एंड, संसार का अंत कैसे होगा। अब फिर लाइन टू लाइन करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, यानी किसके अनुसार, कवि के अनुसार। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का अंत आग में होगा। व्हाइल सम अदर्स, जबकि कुछ और से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, जबकि दूसरे कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में होगा। बट एज पर हिज ओन एक्सपीरियंस, लेकिन कौन आ जाएगा यहाँ पर, एज पर हिज ओन एक्सपीरियंस, उसके खुद के अनुभव के मतानुसार, ही होल्ड्स द व्यूज, वो उस विचार का पक्ष लेता है, दैट फेवर्स फायर, जो आग के पक्ष में जाता है। क्यों, टू बी द कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत विनाश का कारण बनने के लिए वो उन विचारों का पक्षधर होता है जो आग के पक्ष में जाते हैं, जो कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। क्यों, एज देयर इज ए लॉट ऑफ डिजायर एग्जिस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति में, यानी मानव में, हम इंसानों में, देयर इज लॉट ऑफ डिजायर, ढेर सारी इच्छाएं एग्जिस्ट, अभी भी व्याप्त है, ढेर सारी इच्छाएं कूट कूट के भरी हुई है। इतनी इच्छाएं हैं कि इच्छाएं लालच का रूप लेते हुए फिर आग का रूप धारण कर लेगी, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। ये इन पंक्तियों का सटीक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको जो फुल मार्क्स, जो इसके 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जो भी होंगे, जो बोर्ड के द्वारा जो आएगा सेटअप, उसके एग्जामिनेशन स्कीम के अंदर 4 या 5 का हो सकता है। तो 4 या 5 पूरे नंबर लाने के लिए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन तो हम कर देंगे, यही बेस है। लेकिन आपके छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हो सकता है, रेफरेंस में कर दे, हो सकता है कॉन्टेक्स्ट में कर दे, हो सकता है एक्सप्लेनेशन में कर दे। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल नोट को लेंगे, स्पेशल नोट को लेकर के ये करेंगे। आप आगे लिखते हैं हम। हाँ, अब लास्ट पॉइंट, स्पेशल नोट। स्पेशल नोट, विशेष टिप्पणी। स्पेशल नोट के अंदर देखिए, इट इज़ ए शॉर्ट एंड सिंबॉलिक राइम, ये एक लघु, छोटी एंड सिंबॉलिक, सांकेतिक कविता है, राइम ऐसी जिसको हम गा सकते हैं। द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इज सिंपल, डायरेक्ट, इफेक्टिव एंड फोर्सफुल। कवि के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया वो सिंपल, बड़ी साधारण है, डायरेक्ट, बिल्कुल सीधी सटीक, घुमा फिरा के नहीं है, इफेक्टिव, प्रभावशाली, एंड फोर्सफुल, वो भी प्रभावशाली के लिए आता है। द पोएट यूजेज द लिटरेरी डिवाइजेस, कभी लिटरेरी डिवाइजेस, पोइटिक डिवाइस, जिसे हम अलंकार भी कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जो किया गया, सच है, जैसे कि क्या, एनाफोरा। एनाफोरा समझ सकते हो, एक ही विचार को लगातार 2 लाइन के अंदर आया, सम से एनाफोरा। एलिट्रेशन के अंदर वर्ण, जो ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर, शुरुआत में जो कॉन्सोनेंट लेटर एक ही लाइन में पास में रिपीट हो, एस जैसे आते हैं, एलिट्रेशन हो गया। एसोनेंस, वॉवेल साउंड, जो शब्दों के बीच में वॉवेल लेटर्स रिपीट हो पास में, उसे एसोनेंस कहेंगे। कॉन्सोनेंस के अंदर सेम चीज़, कॉन्सोनेंट लेटर, ये ज़रूरी नहीं वर्ड के बीच में हो, वर्ड के शुरुआत में हो, वर्ड के बीच में हो, या वर्ड के अंत में हो, एक लाइन में या पास में बार इन कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीट हो, कॉन्सोनेंस कहा जाएगा। फिर पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। इस कविता के अंदर जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है मानवीकरण, हेडिंग में देख सकते हो, फायर एंड आइस। मानवीकरण से तात्पर्य है कि जो इनह्यूमन थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स, जो मानव नहीं हो, वस्तु हो, इनके द्वारा मानव के कार्य, इंसानों के कार्य करवाए जाए, उसे हम मानवीकरण कहेंगे। जैसे फायर एंड आइस, बर्बादी, विनाश का कारण, विनाश, बर्बादी, सर्वनाश करना, मारना, मारधाड़, ये सब कौन कर सकता है, इंसान कर सकता है। ये इंसान के कार्य कौन, फायर और आइस से कराए जा रहे हैं, इसलिए पर्सोनिफिकेशन। इस प्रकार की जो है ना, एनाफोरा, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पर्सोनिफिकेशन एक्सेट्रा इन दिस स्टैंजा, इस पंक्तियों में, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर इतने लिटरेरी डिवाइस आए हैं, ये बहुत कम वर्णन करते, बहुत कम, क्या नहीं के बराबर कोई नहीं करते। अगर आपके उत्तर के अंदर ये मिलेगा, सटीक पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस होते हैं कि इतने इसमें लिटरेरी डिवाइसेस आ गए, इन दिस स्टैंजा है, और ये क्या करेंगे काम, दैट ऐड द ब्यूटी एंड मेलोडी इन द पोएम, जो कविता के अंदर ब्यूटी, सुंदरता और मधुरता बनाए रखते हैं। इन्हीं के माध्यम से कविता के अंदर सुंदरता और मधुरता
उत्पन्न होती है, बनती है। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इस पंक्ति के इन इस पर्टिकुलरली सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस वाला फर्स्ट स्टैंजा, इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी ए राइम स्कीम आपको याद रखना है। अब दूसरे वाले की बी सी बी जो भी है वो दूसरे वाले के अंदर हमें करेंगी। तो ये आपके स्पेशल नोट जो होते हैं आपके उत्तर को और ज़्यादा प्रभावशाली और नंबर कम से कम कटवाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टैंजा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। अब देख सकते हो सेकंड स्टैंजा, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो रेफरेंस के अंदर वही आ जाएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा? केवल यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस से आया, यदि दूसरी बार विनाश होना पड़े। हियर द पोएट टेल्स दैट वर्ल्ड विल एंड इन आइस इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे कवि संसार का दूसरे अंत के बारे में, यदि संसार का अंत दूसरी बार होना पड़े तो उसके अंत का कारण बर्फ को बता रहा है। ये केवल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन के अंदर हम करेंगे। कवि कहता है कि भाई संसार का अंत कुछ लोग दोनों तरह से मानते हैं, फायर में और आइस में, लेकिन इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि वैसे कवि का मत है कि संसार का अंत आग से होगा, लेकिन दूसरी बार यदि संसार का अंत होना पड़े, पेरिश ट्वाइस, दूसरी बार अगर मैं मानता हूँ कि संसार का अंत होना पड़े तो आई थिंक आई नो, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, लोगों के मन में घृणा ज़्यादा है। पहली बार में आग का पक्षधर था क्योंकि लोगों के अंदर डिज़ायर, मन में इच्छाएं ज़्यादा थी, यहाँ पे घृणा नफरत ज़्यादा है। टू से दैट, तभी इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, विनाश के लिए बर्फ़ भी बहुत ग्रेट, महान होगी, बहुत ज़्यादा होगी, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होगी। और इतनी घृणा भरी हुई है कि विनाश के लिए बर्फ़ भी पर्याप्त होगी, तुरंत प्रभाव से विनाश हो जाएगा। इस प्रकार से कवि कहता है कि दोनों के पक्षधर मानता है, पूरी तरह से तो मानता है कि संसार का अंत आग से होगा, लेकिन यदि दूसरी बार होना पड़े, लोगों की नफरत को देखते हुए वो कहता है कि भाई इन लोगों के मन में इतनी नफरत है कि भाई नफरत एक आइस के समान मन ही मन पलते रहती है, अंदर ही अंदर नफरत पनपते रहती है। तो ये ठंडी, जिसे हम कह सकते हैं, आइस की तुलना की गई, आइस भी विनाश के कारण बन सकता है। तो अभी हम इसको लिखते हैं, देखते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह। अब देखिए रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। ये पंक्तियाँ फायर एंड आइस से ली गई, जो इसके रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और ये हमारी पाठ्य पुस्तक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई। कॉन्टेक्स्ट के अंदर संदर्भ प्रसंग जो आया उसके से, हियर, यहाँ, द पोएट टेल्स अस, कवि हमसे बताता है, हमें बताता है, हाउ द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, संसार का अंत आइस में, हाउ द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। जो दूसरे वाला है ना, फर्स्ट में तो हमारे जो था वो क्या था, वो फायर का था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। यहाँ पे कोई बताता है कि संसार का अंत आइस में, बर्फ से कैसे होगा, इसके बारे में बताता। पहले वाले में फायर था, इसलिए फायर था। यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या है, आइस है, कि बर्फ में भी कैसे होगा, इसके बारे में बताया गया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन के अंदर, एक्सप्लेनेशन में उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसका दूसरी बार विनाश होना पड़े, तो इसी को बताया गया। हियर द पोएट प्रेजेंट्स अ पैराडॉक्स एज वेल एज सटायर। यहाँ पर कवि पैराडॉक्स विरोधाभास, जो लिटरेरी डिवाइस बताया, लेकिन यहाँ एक और चीज़ मैंने लिखा है, सटायर का मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि जो अच्छे अपने शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट का मानना है कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसको पैराडॉक्स माना है ज़्यादातर लोगों ने। विरोध डायरेक्ट दिख रहा है ना, विरोध। यदि इसको दूसरी बार अंत होना पड़े, नीट एंड क्लीन दिख सकता है, आप विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ एक एजुकेशनिस्ट जो शिक्षाविद जो है, उन्होंने क्या इसको सटायर भी माना है। सटायर का मतलब व्यंग्य, मजाक।
अब कहते हैं कि एक इंसान मर गया, अब इसको दूसरी बार मरना पड़े, तो ये भी कह सकते हैं क्या मजाक कर रहे हो यार, मर गया हो तो। उसको कुछ लोगों ने व्यंग्य भी माना, हास्य विनोद से संबंधित व्यंग्य को भी। सटायर भी एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे दोनों मैंने लिख दिया, हियर द पोएट प्रेजेंट्स अ पैराडॉक्स, विरोधाभास एज वेल एज सटायर। सटायर व्यंग्य का भी प्रयोग किया गया, बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड विल नॉट एंड ट्वाइस। यहाँ पे पैराडॉक्स और सटायर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बिकॉज द वर्ल्ड विल नॉट एंड ट्वाइस, संसार का अंत दोबारा नहीं होगा। आगे उसको कवि बता रहा है, कवि कह रहा है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ संसार में लोगों के मन में बहुत सारी घृणा भरी हुई है, टू से दैट, इसीलिए कहता हूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, विनाश के लिए बर्फ़ यानी हेट से संबंधित घृणा बताया गया, वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी मात्रा में है, एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त होगी। इसी को हम एक्सप्लेन आगे करेंगे। तो ही सेज दैट, वो कहता है ही हैज़ फेल्ट इनफ हेट्रेड इन हिज लाइफ, अपने जीवन में उसने बहुत सारी घृणा को महसूस कर चुका, लोगों को जानता है, मनुष्य क्या कि मन में बहुत सारी घृणा है। दैट ही टेल्स अस दैट, इसलिए वो कहता है कि आइस हेट्रेड, बर्फ जो घृणा जो है, इज़ इक्वली पावरफुल टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, यह भी संसार के विनाश के लिए इक्वली समान रूप से शक्तिशाली होगी। इट विल बी ए सफिशिएंट काज, ये एक पर्याप्त कारण होगा किसका? विनाश का, कि संसार के विनाश का। कब? नेक्स्ट टू फायर, आग के बाद। लेकिन आग की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, बर्फ़ मन के अंदर नफ़रत घृणा जो है वो दिखती नहीं है, इसलिए थोड़ी मात्रा कम होती, जो दिखती है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट टू फायर, आग के बाद यदि विनाश का पड़े तो आइस है, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विनाश के लिए। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है। अब हम वापस फिर पॉइंट जो है ना वो स्पेशल नोट में देखते हैं। अब स्पेशल नोट की तरफ जाएंगे। सेकेंड स्टैंजा का, इट्स ए शॉर्ट एंड सिंबॉलिक राइम, सेम एज इट इज, जैसे उसमें आया था फर्स्ट स्टैंजा में भी सेम थी, ये चीज़ सेम आएगी। शॉर्ट लघु है, छोटी सी कोई पोएम है, और सिंबॉलिक सांकेतिक है। संकेत क्या करता है? फायर एंड आइस संकेत दे रहे हैं कि संसार का विनाश इन दोनों के कारण हो सकता है। नेक्स्ट वाला, द लैंग्वेज यूज बाय द पोएट इस, कवि के द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया वो सिंपल है, साधारण से लैंग्वेज है, डायरेक्ट, बिल्कुल सटीक, समझ में आने वाली, इफेक्टिव, प्रभावशाली एंड फोर्सफुल है। ये दो तो सेम आ जाएंगे। अब तीसरे के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना, तीसरे के अंदर लिटरेरी डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं उनको, उनके बारे में बताना था। पोएट यूजेज द लिटरेरी डिवाइसेस सच एज, कभी यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस जिसे हम अलंकार भी कह सकते हैं प्रयोग में लिया, सच एज, जैसे कि कौन कौन से हैं? पर्सोनिफिकेशन, फायर एंड आइज आ रहा है सेकंड स्टैंजा में। इस सेकंड स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइस है केवल उनके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, याद कर समय ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, कौन से लिटरेरी डिवाइस है, सेकंड में कौन से। तो यहाँ पर फायर एंड आइस पूरी पोएम के अंदर बात बताई गई इसको, क्योंकि जब इसमें भी एक्सप्लेन करें तो हम फायर और आइस का दोनों का उल्लेख हो गया, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन। पैराडॉक्स, इफ़ इट हैड टू बी पेरिश ट्वाइस, इसके लिए पैराडॉक्स। और सटायर उसी के लिए भी आया, दो हो गए ये। एसोनेंस के उदाहरण आए हुए हैं इसके अंदर सेकेंड स्टैंजा के अंदर, जिसे अब बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस में आई भी आ गया, वो आ गया। एंजॉयमेंट, लास्ट की 3 लाइनें बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप के 4 लाइनें जो एक साथ खत्म हो रही है, तो वो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंजॉयमेंट एक्सेट्रा इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा के अंदर इन लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया। अब वो क्या, किस लिए किया गया? दैट एड द ब्यूटी एंड मेलोडी इन द पोएम। इनका प्रयोग करने से क्या होता है कि इस कविता के अंदर ब्यूटी, सुंदरता, एंड मेलोडी, मधुरता कविता के अंदर उत्पन्न हो जाती है। लास्ट बट लीस्ट, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज, इस पंक्ति की, इस स्टैंजा की, इन लाइनों की राइम स्कीम क्या है? बी सी बी सी बी। ये इस प्रकार से इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आर सी खत्म हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि फायर एंड आइस के लिए हमने देखा, फायर एंड आइस को रिमाइंड करने के लिए आपको एक बार और बताते चलूँ मैं आपको आराम से अच्छी तरह से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है, जैसे मैंने जितना डस्ट ऑफ स्नो के लिए कहा था उतना ये कह रहा हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पोएम जो है फायर एंड आइस है। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि एक ही पोएम पढ़ लो,
कोर्स तो पूरा करना है हमें, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली करेंगे तो कुछ गेस है कि हो सकता है ये दोनों में से बैठ जाए आपके। लेकिन आगे वाले पोएम हम पढ़ेंगे, फॉग वो भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, उसी तरह से फॉर एन ग्रिगरी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉल पोएम है वो भी इंपॉर्टेंट पोएम आ रही है। एमेंडा है एक पोएम, वो भी अच्छी इंपॉर्टेंट पोएम है। द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन वो भी पोएम इंपॉर्टेंट है आगे जा करके। आपके इसके अंदर लगभग 10-11 पोएम दिए गए हैं इस साल आपके लिए, 10-11 पढ़ने हैं। लेकिन उनमें से जैसे मान लो जो कुछ इंपॉर्टेंट्स होते हैं ये तो गेस के बेस पे कहा जाता है, तो इसको भी अच्छी तरह से ये करिए। और एक बात और बताते चलूँ आपको, जब इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे पहले पॉइंट जो होता है, पोइट्री सेक्शन अगर आपकी अच्छी हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, तो बाकी जो दूसरा पोर्शन है, प्रोज वाला है, फिक्शन वाला है, ग्रामेटिकल पोर्शन है, फिर राइटिंग कंपोजिशन वाला पोर्शन है, और इसके अंदर आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। क्योंकि आपकी जो मेंटलिटी बिल्डअप जो होती है ना, मेंटलिटी जो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आती है कि भाई इंग्लिश में हमें याद करने में दिक्कत आती है। अगर पोएट्री सेक्शन पहले कर लेते हैं तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी आपको, और आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने में मज़ा आएगा ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पोएम जो है, मैंने लिया भी मैंने पहले पोएम ही है, तो इस पोएम को अच्छी तरह से क्लियर करो। हो सकता है कि आपको आने वाली परेशानियाँ मिट जाए। उम्मीद करता हूँ डस्ट ऑफ स्नो आपने पूरी तरह से अच्छी तरह से क्लियर कर लिया होगा। इसी तरह से फायर एंड आइस को भी कर लीजिए। फायर एंड आइस को भी क्या कहिए, ग्लोजरी, पहले ग्लोजरी को अच्छी तरह से समझने के बाद जो इंट्रोडक्शन दिया पोएट का और प्लस पोएम का, उसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। उसके बाद लाइन बाय लाइन उसको पोएम के एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए। क्वेश्चन आंसर वाला जो है पोर्शन, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन, उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने कर लिया हमारा काम हो गया। तो जब एक चीज़ को आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप लर्न करते हो, जिसको कंप्लीट कर लेते हो आप, उसके लिए रिविज़न बहुत ज़रूरी है बेटा। इस रिवीजन के लिए आपको क्या करना है कि आप अपना शेड्यूल इस टाइप से बनाना है। बोर्ड एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हो, शेड्यूल इस प्रकार टाइप से बनाना है। आपके वीक के जो डेज़ होते हैं, संडे टू सैटरडे तक तो आप रूटीन स्टडी कीजिए। आप अपने रूटीन स्टडी कर लिया, अब संडे का दिन जो होता है उसके अंदर रिवाइज में रख लीजिए। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको क्या करना, संडे के दिन आपको रिवाइज करना। जो आपने लर्न कर लिया उसको रिवाइज कीजिए। सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। आप सेल्फ इवैल्यूएशन से मतलब कि खुद टेस्ट लेके देखिए, आप बिना देखे उनको लिख के देखिए, उसको एक कीजिए, और इनको फोकस बनाते हुए आप अपने स्टडी को अच्छी तरह से ये कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अब अगली पोएम के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कंटिन्यूटी में थर्ड पोएम नहीं पढ़ाऊंगा। जो मोस्ट इसके अंदर पहले इंपॉर्टेंट पोर्शन वाला वो करूँगा, क्योंकि कोविड-19 के चलते आपके सिलेबस जो है रीशफल भी हो सकता है। रीशफल होने से मतलब है कि आपके सिलेबस, जैसे लास्ट ईयर भी क्या किया था 10th वाले बच्चों को कि 30% कोर्स रिड्यूस किया गया था, हटा दिया गया था पार्ट को। और ये भी आपके जैसे स्कूल खुलने में टाइम लग रहा है, तो आपके जो सिलेबस के अंदर से, जो आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो जितने भी चैप्टर्स है, जो प्रोस के हो, चाहे पोइट्री के हो, चाहे फिक्शंस के हो, तो इनमें थोड़ा कम करने की संभावना भी है। कुछ परसेंट आपके कम होगा, तो हो सकता है जो अगली थर्ड पोएम जो हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स है, तो वो हो सकता है आपको हटा भी दिया जाए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने विश के हिसाब से मैं पढ़ाते जाऊँगा। अब बीच में स्किप करते हुए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉग, फिर एन ग्रिगोरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एमेंडा पढ़ लेंगे, बॉल पोएम है, द बॉल पोएम पढ़ेंगे, कस्टर्ड द ड्रैगन। इस टाइप से हम अपने कोर्स को ये देते हैं। तो यहाँ पे फायर एंड आइस ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अच्छी तरह से ये कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, दैट्स ऑल।